Hello students, welcome back to the new video. In this video, we will be going to understand about the nucleus of the cell. Now we have done in the previous lecture, we have done the various parts of the cell and we divided them into three parts. The first one is the outer membrane, that is the outer covering, a plasma membrane or the cell wall. And the second one was the cytoplasm and the third one is nucleus. As we have discussed the plasma membrane and the cell wall and the difference between, and we have discussed the various method by which the material goes inside the cell through these plasma membrane and the cell wall, that is diffusion and osmosis. And we have also done a little bit of various types of osmosis and end osmosis and exosmosis regarding the cells. End osmosis is the movement of substances in the cell, and exosmosis is when something or the water content comes out of the cell is exosmosis. As we have discussed all these things, now we come to the next part of the cell, that is the nucleus. After that we will be going to understand the cytoplasm. So what is nucleus? Nucleus is actually we called it a brain of the cell. हम न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस तरह हमारा ब्रेन हमारे सारी बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, उसी तरह ये जो न्यूक्लियस है ये एक सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. तो हम एक सेल जब बनाते हैं तो उसके सेंटर में हमने न्यूक्लियस को लोकेट किया है. तो हम सेल के साइटोप्लाज्म में देयर इज अ वेरी स्मॉल डेंस एरिया. दिस एरिया इज एंड अ मेम्ब्रेन बाउंडेड एरिया. हम कहते हैं इसके आसपास मेम्ब्रेन होती है क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है ना, तो हर यूकैरियोटिक सेल के अंदर हर ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंडेड है. दिस इज तो क्लियर. तो कहते हैं इस मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली को हम बोलते हैं न्यूक्लियस. अब इसको ब्रेन ऑफ सेल कहने के बाद वी कैन ऑल्सो से that it controls all the activities of cell, इसीलिए हम इसे brain of the cell बोलते हैं. Activities of cell कहते हैं, ये करता है. इसके अंदर में you will see the outer covering of the, अब ध्यान से देखिए इसकी जो outer covering है, it is a double membranous structure. I can make it one part again like this. This is the internal membrane and this is the external membrane. So ये the double membranous structure बना हुआ है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसे बोलते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस. आउटर कवरिंग को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं एंड इट इज अ डबल लेयर स्ट्रक्चर. डबल लेयर स्ट्रक्चर होने की वजह से ये आपको ऐसा दिखेगा. अब इसको हम मार्क कर लेते हैं. दिस इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट. अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कहीं कहीं पर देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यू कैन सी देयर इज अ गैप बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. उस गैप को बोला जाता है न्यूक्लियर पोर. उस गैप को न्यूक्लियर पोर बोला जाता है. तो हम कह सकते हैं कि ये जो है, ये गैप जो है वो न्यूक्लियर पोर है. अब न्यूक्लियर पोर का क्या यूज होता है? कहता है कि एनीथिंग दैट इज प्रिपेयर्ड इन द न्यूक्लियस और द न्यूक्लियोप्लाज्म that comes out from this nuclear pore, and anything from the cytoplasm can easily go into the nucleus from this nuclear pore. So nuclear pore is a opening, or you can say it's a gap between the nuclear membrane. Gap between the nuclear membrane. Now what else is present in the nucleus? Now whatever the fluid present in the nucleus, जैसे कि सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है हम उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं. तो फ्लूइड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट. तो हमारे पास क्या हो गया, इसके अंदर जितना भी पानी भरा होगा, जितना भी जेली लाइक सब्सटेंस होता है, तो दैट जेली लाइक सब्सटेंस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. तो हम सेल के अंदर ये छोटे से न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो मेम्ब्रेन को बोला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है. जो अंदर फ्लूइड है वो न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया. जो इसमें गैप्स हैं, ये वाले, ये जो गैप्स हैं इनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर. और इसके अलावा यू विल सी सम डेंस एरियाज that is called nucleoid, or you can say nucleolus.
द डेंस एरिया इन द न्यूक्लियस, दैट यू कॉल न्यूक्लियस का भी एक छोटा न्यूक्लियस होता है, इन द न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोलस, right? And it is not a membrane bounded structure, except that there is a thread like structure, thread-like thin structures that are called lying in the cells. These are called chromatin fibers. हम इनकी बात कर रहे हैं, जो ये इतने सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मैंने डायग्राम में ड्रॉ करे हैं, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें बोला जाता है क्रोमेटिन फाइबर। ये क्रोमेटिन फाइबर्स क्या करते हैं? ये क्रोमेटिन फाइबर सेल में इसी तरह थ्रेड की फॉर्म में रहते हैं, लेकिन जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो दीज स्ट्रक्चर्स बिकम थिक एंड स्मॉल इन लेंथ एंड रॉड लाइक, तो आप इनको बोल देते हो क्रोमोसोम्स। बिल्कुल ध्यान से समझिए ये बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल डिवीजन में बहुत अच्छा रोल है, और हेरिडिटी, इनहेरिटेंस में क्रोमोसोम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जो सेल न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं। ये पतले लंबे धागे होते हैं, और जब सेल रेस्टिंग फेज में होता है तो इसी तरह होते हैं। जब सेल डिवाइड करने लगता है तो सेल में ये क्रोमेटिन फाइबर्स अपने आप को कॉइल करते हैं, जिस तरह एक धागा, लंबा धागा हमारे पास होता है, और अगर आप उसे लपेटते रहेंगे, हम उसे रोल करते रहते हैं तो वो छोटा और थिक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो उस तरह ये क्रोमोसोम्स, एक बड़ा सा धागा, जब आप एक टेलीफोन की तार की तरह आप उसे कॉइल करते रहोगे तो बिल्कुल वो एक छोटा कंडेंस स्ट्रक्चर बन जाता है, उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। Now we know that the chromosomes, what are chromosomes? This is very very important question. आपसे ये पूछा जाएगा कि what is chromosomes? ये बहुत important question बनता है इसमें। Chromosomes actually में it's a genetic material. These are the structures which are present in the nucleus and they're responsible for inheritance. So we can write that the chromosomes are actually act as a unit of inheritance that helps in transfer of characters from parents to offsprings. तो हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जब ट्रांसफ़र होता है, मैंने हमारे पेरेंट्स में कोई कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर जब बच्चे में आता है तो वो किस वजह से आता है? बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ दीज क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम बने हुए होते हैं डीएनए और प्रोटीन से। डीएनए प्लस प्रोटीन टुगेदर मेक्स द क्रोमोसोम। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि क्रोमोसोम का कॉम्पोजिशन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो क्रोमोसोम का जो बिल्कुल फंक्शनल यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, दैट इज मेड अप ऑफ डीएनए। तो डीएनए इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? राइट इट डाउन, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड इसका नाम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपको, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए का फुल फॉर्म है। डीएनए और प्रोटीन मिलके क्रोमोसोम्स बनाते हैं। ये क्रोमोसोम सिर्फ जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तब बनते हैं, अदरवाइज ये क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर में रहते हैं, क्रोमेटिन की फॉर्म में सेल के न्यूक्लियस में रहते हैं। और इसका फंक्शन होता है कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में। इसके अलावा आप इसमें कुछ और मेंशन नहीं करिएगा। तो अब आ गया कि जो डीएनए का फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है, ये बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द डीएनए? तो आपसे ये पूछ सकते हैं एग्जाम्स में, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए? लाइक डीएनए किन चीज़ों से बना हुआ है? तो हम फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, ये आंसर आएगा जीन्स। बहुत सारे जीन्स मिलके डीएनए बनाते हैं, फिर डीएनए बहुत सारे फंक्शनल यूनिट कॉल्ड जीन्स। तो बहुत सारा जो जीन्स मिलके फिर आपको क्रोमोसोम्स बनाएंगे, राइट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फंक्शंस ऑफ सेल। तो फंक्शन ऑफ सेल क्या होगा? फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस? आप फंक्शंस में लिखिए न्यूक्लियस के। द फर्स्ट थिंग इज ये सेल रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट करता है। दूसरा कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, आप इनहेरिटेंस कह सकते हो। कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम
parents to offsprings, very important. Then third, it controls all the metabolic activities happening in the cell. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन होता है जो साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है और जो सेल में होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. तो ये सारे रिएक्शंस को कंट्रोल कौन कर रहा है? तो ये छोटी छोटी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस. एक्टिविटीज हैपनिंग इन द सेल, ये सारी एक्टिविटीज़ को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, राइट. तो इसके अलावा अब आ जाती है बात कि ये न्यूक्लियोइड क्या होता है. न्यूक्लियोइड क्या चीज़ है? न्यूक्लियोइड हम जानते हैं कि हमने सेल को पढ़ा है. सेल दो तरह का होता है. तो हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स पढ़े हैं. हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में हमें मालूम है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं होता है, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है. तो भी जेनेटिक मटेरियल व्हाटएवर इज लाइंग ओपनली इन द साइटोप्लाज्म. सो व्हाटएवर द डेंस मास, वी कैन से दैट द डेंस मास प्रेजेंट इज नोन एज न्यूक्लियोइड. दिस एरिया इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड. यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नाम का कुछ नहीं होता है, उनमें न्यूक्लियोइड होता है. ये हमें ज़्यादातर वी कैन से इट इज़ फाउंड इन बैक्टीरियाज, बिकॉज ऑल बैक्टीरियाज आर प्रोकैरियोटिक. आप बैक्टीरिया का नाम जब भी लेंगे तो आप उन्हें प्रोकैरियोटिक ही समझिए. सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं, तो सबके अंदर न्यूक्लियोइड ही मिलेगा, न्यूक्लियस नहीं मिलेगा किसी में. तो दे found in bacteria, and it is a poorly developed, you can say it is a poorly developed region in the cell which has no membrane bounded area. तो एक ऐसा इलाका, ऐसा एरिया जो कि पुअरली डेवलप्ड है और जिसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, हम उसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं. और ज़्यादातर आपको सिंपल ऑर्गेनिजम्स में या बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स में आपको मिलेगा, ठीक है. एंड दिस रीजन कंटेन्स ऑल द न्यूक्लिक एसिड. इसमें सब डीएनए होता है. प्रोकैरियोटिक सेल्स में वी हैव ओनली 2 chromosomes, सो दे हैव लेस नंबर ऑफ डीएनए आल्सो. तो इसके बाद नाउ वी शिफ्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज द साइटोप्लाज्म. बहुत इंपॉर्टेंट देन अगेन, एंड इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली अ सेल कंटेन्स. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज ऑल्सो. तो अब हम करते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है. न्यूक्लियस करने के बाद अब साइटोप्लाज्म उस जेली लाइक फ्लूइड को बोला जाता है. एक सेल के अंदर आपने डेवलप कर लिया, समझ लिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो उसकी आउटर कवरिंग होती है और न्यूक्लियस उसके अंदर का पोर्शन होता है, और उसके अंदर बहुत सारा क्रोमेटिन मटेरियल होता है. तो जो बाकी का जो फ्लूइड है सेल के अंदर वो कैसा होगा, वो उसको हम साइटोप्लाज्म कह सकते हैं. ये साइटोप्लाज्म होता है जिसमें सारी ऑर्गेनेलीज फ्लो करती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू व्हाट इज द ऑर्गेनेलीज. हम इस चैप्टर में बार बार इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. ऑर्गेनेलीज का क्या होता है? ऑर्गेनेलीज का मतलब होता है लिटिल ऑर्गन. माने जो ऑर्गन आप अपनी बॉडी में जिनको आप ऑर्गन बोलते हो, उन्हीं चीज़ों को ऑर्गन न बोलकर हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, क्योंकि हम सेल के अंदर पढ़ रहे हैं और सेल में जो ऑर्गन्स होते हैं, सेल के जो ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो हम उसके लिए ऑर्गेनेली वर्ड यूज़ करेंगे. तो साइटोप्लाज्म इज एक्चुअली अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल in which all the membrane bounded organelles float. तो बिल्कुल तैरती हैं ये, बिल्कुल पानी में जिस तरह कोई चीज़ें तैरती हैं. जैसे आप एक बॉल समझो, एक बड़ी सी बॉल है और उसके अंदर एक छोटी बॉल और है, और इस बड़ी बॉल के अंदर आपने एक फ्लूइड भरा हुआ है और उसमें यू थ्रो सम टॉयज और ग्लिटर्स और एनीथिंग, एंड दोज टॉयज एंड ग्लिटर्स आर फ्लोटिंग इन दैट बॉल. तो इसका मतलब हो गया वो छोटे छोटे जो ग्लिटर्स और टॉयज आपने बॉल में डाले वो एक ऑर्गेनेली की तरह एक्ट करेंगे. जो पानी है वो साइटोप्लाज्म की तरह एक्ट करेगा और ये एक बड़ी बॉल आपका सेल बन जाती है. तो what we say is a cytoplasm is a fluid or a jelly-like substance present in the cell,
and it also contain all the membrane bounded organelles that organelles floats in it. इसको इसी तरह हम समझने की कोशिश करेंगे, इसी तरह याद करेंगे. अब साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है साइटोप्लाज्म का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये. सेल में साइटोप्लाज्म नहीं होगा, फ्लूइड नहीं होगा तो सेल श्रिंक हो जाएगा, डेड हो जाएगा. तो इसका फंक्शन क्या होता है, इट एक्सचेंज मटीरियल between cell organelles and between nucleus and cell. Second, it also acts as a storehouse of various important components, important chemicals, substances like amino acids, glucose, waste, proteins is amino acids, and vitamins, or everything is in the dissolved form. So whatever is present in the cytoplasm will be in the dissolved form, and it contains everything. It is act as a storehouse of all the nutrients, minerals, waste, gases, everything, and the fluid. 90% of the cytoplasm is actually water, right? The third one is, it's a site of metabolic activity. It's a site of all the metabolic activities happens here. It is a site of where the cytoplasm में ही सारी metabolic activities होती हैं, और सारी metabolic activities करने के बाद सेल काम करता है तो वो सारी साइटोप्लाज्म करेगा. तो ये फंक्शन हो गए सेल के. एक बार फिर से करते हैं. साइटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल में. ये सेल को टर्जिट, ये फ्लूइड है सेल का. सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोला था हमने. तो सेल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी इस एरिया में जो भी फ्लूइड है वो सारा साइटोप्लाज्म कहलाएगा. इसके अंदर वेरियस ऑर्गेनेलीज फ्लोट करती हैं. ऑर्गेनेलीज मीन स्मॉल ऑर्गन्स ऑफ द सेल. नाउ फंक्शन क्या है, ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली. सेल ऑर्गेनेली का आपस में फंक्शन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है. न्यूक्लियस का सेल के साथ और सेल का अंदर न्यूक्लियस के साथ एक्सचेंज होता है थ्रू साइटोप्लाज्म. स्टोर हाउस है बहुत सारे मिनरल्स का, ग्लूकोज का, विटामिन्स का, और एक ये इंपॉर्टेंट साइट है जहाँ सारी की सारी एक्टिविटीज सेल्स की होंगी. तो अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो सेल अपनी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा. एंड दैट्स अ वेरी सिंपल. सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस. इन द नेक्स्ट video we'll be going to understand all the cell organelles. So before that, learn this nucleus and the cytoplasm. We'll be back soon, and good luck.